गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं एमए सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट कोड CC1 से जिसका नाम है एंशिएंट सिविलाइजेशन, इससे यूनिट 1 का सी सेक्शन जिसमें हमें पढ़ना है कोड ऑफ लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हम्बुराबी। इस विषय को आज हम लेंगे। इसे मैं एक कंप्रेस करके एक वीडियो बनाऊंगा कि हम्बुराबी की, इसमें हमें बोला गया है कि कोड ऑफ लॉ यानी हम्बुराबी की विधि संहिता और उसके प्रशासन का वर्णन करने। तो हम इसे हम्बुराबी की उपलब्धि यानी अचीवमेंट ऑफ हम्बुराबी करके इसको आज देखेंगे। इसके लिए हमने उसके प्रशासन और उसकी विधि संहिता दोनों को एक साथ मर्ज करके एक कंबाइंड टॉपिक बनाया है जिसे हम लोगों ने नाम दिया है हम्बुराबी की उपलब्धियां, अचीवमेंट ऑफ हम्बुराबी। तो बिना कोई समय गवाए चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। हम्बुराबी का काल बेबीलोन और मेसोपोटामिया के इतिहास का सर्वाधिक मर्यादित, गौरवशाली और राज्य तथा संस्कृति के विस्तार तथा विकास का काल माना जाता है। हम्बुराबी मेसोपोटामिया के महान शासकों की श्रेणी में आता है। वह अपने युग का एक महान विजेता एवं सेनापति था। विरासत में मिले नगर राज्य की सीमा को उसने विस्तृत किया और बेबीलोन के लिए एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। किंतु हम्बुराबी केवल सफल विजेता ही नहीं, शत्रुओं के दमन करने के उसके तरीके से एक महान कूटनीतिज्ञ के रूप में उद्भाषित करते हैं। वह सच्चे अर्थ में बेबीलोन की राजनीतिक एकता का निर्माता था। वह एक महान प्रशासक ही था। उसने समस्त देश में एक शासन के अंतर्गत लाकर एक सुदृढ़ केंद्रीय सरकार की स्थापना की। मानव जाति के अंतर्गत लाकर एक सुदृढ़ केंद्रीय सरकार की स्थापना, साथ ही साथ मानव जाति को इतिहास में उसको प्रथम संगठनकर्ता भी कहा गया है। उसका युग सुमेरियनों तथा सेमेटिकों के सामंजस्य का युग भी कहा जाता है। हम्बुराबी के राज्यारोहण के समय बेबीलोन नगर राज्य अत्यंत लघु रूप में था। उसे विरासत के रूप में सिप्पर से निप्पुर तक के प्रदेश प्राप्त हुए थे और ये राज्य जो थे चारों ओर शत्रुओं से घिरे हुए थे। इस प्रकार राज्यारोहण के समय हम्बुराबी को कांटों का ताज पहनना पड़ा था, किंतु वह परिस्थितियों से घबराने वाला व्यक्ति नहीं था। उसने परिस्थिति अनुसार धीरे धीरे अपने शत्रुओं को परास्त किया और अपने साम्राज्य को सुदृढ़ एवं विस्तृत बनाया। हम्बुराबी के सैनिक अभियानों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। उसके राज्यारोहण के अर्थात 2123 ईसा पूर्व के 6 वर्ष पश्चात उसने प्रथम अभियान आरंभ किया। अभियान के प्रारंभ में उसे इरेक और इसीन पर आधिपत्य जमाने की चेष्टा की, परंतु उसे इस अभियान में कितनी सफलता मिली इस पर इतिहासकारों में काफी मतभेद है। हम्बुराबी का द्वितीय सैनिक अभियान उसके शासन के 30वें वर्ष पुनः प्रारंभ हुआ। इस अभियान के कारण ही वह महान विजेता और कूटनीतिज्ञ कहा जाने लगा। इस क्रम में उसने लारसा और इस नुन्ना पर आक्रमण कर दिया। इस कारण एलम के रिमसिन और इब्लिपल के से भी उसके मतभेद हो गए। इस आक्रमण में लारसा के रिमसिन जो लगभग 60 वर्षों से शासन करते आ रहे थे,
हम्मुराबी के हाथों बुरी तरह से परास्त हुए। बेबीलोन का पुराना शत्रु अब उसका दास था। इसके पश्चात उसने दजला फरात के किनारे के भूभागों को रौंदा और सुबुर्द की सीमा तक चला गया। अपने शासन के 36वें और 38वें वर्ष के अंतिम अभियानों में हम्मुराबी ने सुबुर्तू की सैनिक शक्ति को नष्ट कर डाला और सुबुर्तू तक फैले अपने सारे शत्रुओं का दमन कर दिया। इस प्रकार अपने दूसरे अभियान के 1 दशक में ही हम्मुराबी ने एक साम्राज्य की नींव डाल दी और आसपास के सभी राज्य बेबीलोन के वंशवर्ती बन गए। बेबीलोन शासन के अंतर्गत एक मेसोपोटामिया का निर्माण हो गया था। हम्मुराबी एक विशाल साम्राज्य का स्वामी बन गया। उसके साम्राज्य में सिप्पर, लालसा, एरेक, इसिन, किश, कूथा, लंगश, अक्काद, अशुर तथा निनवे आदि राज्य आते थे। हम्मुराबी केवल एक महान विजेता और सफल साम्राज्य निर्माता ही नहीं, अपितु एक महान विधिवेता और विधि निर्माता भी था। उसकी विधि संहिता न केवल उसकी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय देती है, बल्कि तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक जीवन का भी पूरा ज्ञान देती है। हम्मुराबी ने समस्त प्राचीन रीति रिवाजों, कानूनों तथा सामाजिक और व्यापारिक परंपराओं को एकत्रित करने की आज्ञा जारी की। संग्रह का कार्य पूरा होने के बाद उनको व्यवस्थित करने का आदेश दिया। उसमें आवश्यकता अनुसार यत्र तत्र परिवर्तन भी लाया गया, संशोधन और सुधार भी लाए गए। तब उन्हें एक विशाल विधि संहिता का रूप दिया गया। यह संहिता विश्व इतिहास में हम्मुराबी की विधि संहिता के नाम से जानी जाती है। हम्मुराबी की विधि संहिता शासन के 40वें से 43वें वर्ष में तैयार की गई थी। इस संहिता को सेमेंटिक भाषा में उत्कीर्णित किया गया था। इसमें कुल 285 धाराएं हैं जो वैज्ञानिक ढंग से वृहत रूप में व्यक्तिगत संपत्ति, व्यापार, वाणिज्य, परिवार, अपराध, प्रशासन, न्याय, श्रम आदि अध्यायों में विभाजित है। इसकी एक बड़ी विशेषता यह है कि इसका निर्माण आवश्यकता के आधार पर व्यवहारिक दृष्टि से किया गया था। इस संहिता में परवर्ती संहिताओं के निर्माण कार्य को प्रभावित किया और पश्चिमी एशिया के कानूनों को अनुप्रमाणित किया। अतः अपनी उपयोगिता तथा दूरगामी प्रभाव की दृष्टि से भी यह संहिता अत्यधिक महत्व की हो जाती है। इस संहिता ने कड़ी का काम किया तथा प्रजा और राजा को एक दूसरे से जोड़ दिया। राजा को शासन में भी सफलता मिली। इस संहिता के बल पर ही उसने केंद्रीय तथा स्थानीय अधिकारियों के माध्यम से प्रजा पे शासन करना प्रारंभ किया। प्रांतीय तथा म्युनिसिपल समितियों ने उन्हें परामर्श देना प्रारंभ किया और उन पर नियंत्रण भी रखने लगी। हम्मुराबी की संहिता के अंतर्गत निर्मित इन समितियों का उन्मूलन रक्त और लौह नीति में विश्वास करने वाली अशीरी शासक भी न कर सके। इन्होंने अपने इन्हीं कतिपय विशेषताओं के कारण हम्मुराबी तथा उसका विधान आज भी विश्व इतिहास में काफी प्रसिद्ध है। हम्मुराबी की प्रशंसा का मूल उद्देश्य था प्रशासन में सुधार लाकर देश को एकता, अखंडता, शांति एवं सुव्यवस्था देना। उसने एक राज्य की कल्पना की और तदर्थ सम्राट की शक्ति में वृद्धि की। सम्राट को प्रशासन अथवा राज्य का
सर्वोच्च अधिकारी माना गया। उसने स्वतंत्र राज्यों को समाप्त किया और उन्हें एक राज्य का अंग बनाया। उसके प्रयासों के कारण ही देश का महत्व कायम हुआ। बेबीलोन साम्राज्य को सैनिक दृष्टि से शक्तिशाली तथा सफल बनाने के लिए अनिवार्य सैनिक सेवा की पद्धति आरंभ की गई। अब राज्य के सभी नागरिक सैनिक जीवन एवं कला का प्रशिक्षण लेने और संकट काल में देश की सुरक्षा के लिए तैयार हो गए। राजद्रोह पर विभिन्न कानून बनाकर नियंत्रण कायम किया गया। पहले की तुलना में दंड विधान भी अधिक कठोर बना दिए गए। इस कारण राज्य में विद्रोह बंद हो गए और केंद्रीय सत्ता का भय चारों तरफ छा गया। किंतु अकेले सम्राट प्रशासन के सारे कार्यों का संपादन करने में सक्षम नहीं था। अतः हम्बुराबी ने प्रत्येक पदाधिकारियों एवं गवर्नरों की नियुक्ति की, जिन्हें रेडू, बैरू, डेकू, लेबूटू आदि नामों से जाना गया। ये सभी नाम सैनिक अथवा पुलिस अधिकारियों के थे, जिन्होंने क्रमशः सर्जेंट, कारपोल, कर्नल और एडजुटेंट कहा जा सकता है। जमीन का प्रशासन अधिकारी गवर्नर के अधीन थे, जो सुरक्षा, जन कल्याण और यातायात से संबंधित कार्य करते थे। इसके अतिरिक्त उन्हें राजकीय दासों पर नियंत्रण रखने का काम, राजस्व वसूलने का काम आदि भी करना पड़ता था। प्रशासन के ये सारे अधिकारी वस्तुतः सम्राट के अनुचर होते थे। उनकी नियुक्ति, पदोन्नति और पदच्युति सम्राट की इच्छा और कृपा पर ही पूर्णतः निर्भर करती थी। सम्राट उन्हें किसी भी कार्य के लिए किसी भी क्षण कहीं भी भेज सकते थे। पदाधिकारियों से ईमानदार और निष्ठावान बने रहने की अपेक्षा की जाती थी। विधि संहिता में रिश्वतखोरों के लिए कठोर सजा का प्रावधान था। इन पदाधिकारियों को वेतन की जगह भूमि खंड देने की व्यवस्था की गई, परंतु ऐसे भी उल्लेख मिले हैं कि पदाधिकारियों को भत्ते के रूप में थोड़ी धनराशि नगद दी जाती थी। प्रशासन की इस व्यवस्था के कारण केंद्र की सत्ता शक्तिशाली हो गई और पदाधिकारियों पर विभिन्न नियंत्रण के रहने के कारण केंद्रीय शासन का संगठन कायम हुआ। हम्बुराबी ने न्याय प्रशासन का भी उत्तम प्रबंध किया, जिसके कारण उसे न्याय का शासक कहा जाता है। उसके राज्यारोहण के पश्चात न्याय व्यवस्था में प्रचलित कुरीतियों को दूर करने के लिए विधि संहिता की रचना करवाई। हम्बुराबी ने पूर्व से चले आ रहे मंदिर न्यायालयों को पूर्ववत बने रहने दिया, किंतु उसने दो प्रकार के न्यायिक अदालतों की स्थापना की। प्रथम प्रकार की अदालत के न्यायाधीश सम्राट द्वारा नियुक्त किए जाते थे। दूसरी अदालत राजा की थी। राजा दरबार में बैठकर अदालत लगा देते थे और न्याय का संपादन किया करते थे। प्रथम अदालत के निर्णय के अमान्य होने पर वादी प्रतिवादी राजा की अदालत में अपील करके न्याय की याचना करते थे। दरबार सर्वश्रेष्ठ न्यायालय माना जाता था। दरबार की अदालत के नीचे दो प्रकार के अन्य अदालतें भी थी, एक दीवानी अदालतें और दूसरी धार्मिक अदालत। राजा द्वारा नियुक्त मैजिस्ट्रेट दीवानी एवं पुजारी धार्मिक मुकदमों की
सुनवाई करते थे। हम्बुराबी ने इन अदालतों तथा न्यायाधीशों पर अपने प्रतिनिधियों के द्वारा नियंत्रण भी रखा। रिश्वत लेने वाले न्यायाधीश विधि संहिता के अनुसार अपराधी ठहराए जाते थे और इसके लिए सजा भी पाते थे। हम्बुराबी ने विभिन्न प्रांतों और दूरस्थ नगरों में भी सुदृढ़ न्याय विभाग का प्रबंध किया। उसने स्वस्थ न्याय की हमेशा कामना की और यही कारण था कि अपने दरबार में आने वाले अपील की सुनवाई वह स्वयं किया करता था। प्रत्येक न्यायालय से में एक से अधिक न्यायाधीश हुआ करते थे। अधिकतर न्यायालयों में 3 या 4 न्यायाधीश हुआ करते थे। कभी कभी एक न्यायाधीश भी निर्णय का काम किया करता था। मुकदमों के निर्णय में साक्ष्यों का होना अनिवार्य माना जाता था। साक्षी शपथ लेकर अदालत में मुकदमे के संबंध में गवाही देते थे। न्यायालयों की कार्यविधि अत्यधिक सरल थी। वादी और प्रतिवादी को अपनी वकालत स्वयं करनी पड़ती थी। हम्बुराबी के निर्देशन एवं नियंत्रण में बेबीलोन का शासन तंत्र सुव्यवस्थित था और एक दक्ष नौकरशाह इस शासन तंत्र का संचालन करती थी। हम्बुराबी ने प्रगतिशील और कल्याणकारी राज्य की स्थापना की। उसने आर्थिक प्रगति के लिए नियम बनाए और साधनों को भी जुटाया। भूमिगत संपत्ति की व्यवस्था की और इससे संबंध विभिन्न कानून बनाए गए। कृषि की उन्नति के लिए सिंचाई की व्यवस्था की गई और नहरें भी बनवाई गई। नहरों की देखभाल के लिए गवर्नरों को नियुक्त किया गया। हम्बुराबी ने अपने पूर्वजों की तरह स्वयं कई नहरों का निर्माण किया, जिसमें सर्वाधिक प्रसिद्ध नहर हम्बुराबी है। नहरों ने कृषि की प्रगति में तो 4 चांद लगाए ही यातायात को भी सुविधाजनक स्थिति में डाल दिया और वाणिज्य व्यापार का भी विकास किया। नाव का निर्माण किया गया और नाविकों को प्रमुखता दी गई। ऋण से संबद्ध कानून बने। महाजनों के अत्याचारों से कर्ज लेने वालों की रक्षा की गई। फिर बेईमान कृषक तथा चरवाहों को कड़ा दंड देने के लिए हम्बुराबी ने नियम बनाए। हम्बुराबी ने शिक्षा एवं विद्या की प्रगति के लिए बेबीलोन में अनेक विद्यालयों की स्थापना की। अधिकांश मंदिर विद्यालय का काम करते थे। हम्बुराबी के समय विद्यालय के भग्नावशेष उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। इनमें 4 सहस्त्र वर्ष पुराने छात्रों की अभ्यास पुस्तिकाएं मिली हैं। इससे पता चलता है कि बेबीलोन के शिक्षक छात्र को पहले मिट्टी के स्लेट पर नरकुल की कलम से किलाक्षर लिपि के चिन्ह बनाना सिखाते थे और उसके बाद शब्द, वाक्य रचना तथा मुहावरे आदि की शिक्षा देते थे। इस काल में दासों का नियमित एवं विधिवत व्यापार व्यवसाय चलता था। उनकी खरीद बिक्री के संबंध में भी कानून बने हुए थे। विधि संहिता के अनुसार दासों को संपत्ति रखने का, व्यापार करने और ऋण लेने का अधिकार था। स्पष्ट है कि हम्बुराबी ने विधि द्वारा दासों की स्थिति में युगांतरकारी परिवर्तन लाने का प्रयास किया और इस क्षेत्र में वह सफल भी रहा। इस काल में स्त्रियों की दशा में
सुधार लाया गया। उन्हें संतान उत्पन्न करने और उनके पालन पोषण करने, नदियों या सार्वजनिक जलकूपों से जल भरने, अनाज तैयार करने, साफ सफाई का काम करने, सूत काटने, बुनाई से संबंधित आदि कार्यों को करने पड़ते थे। इस कारण बेबीलोन के समाज में औरतों का सम्मान पहले की अपेक्षा बढ़ता चला गया। अब महिलाओं को स्वतंत्रता प्राप्त थी तथा वे पुरुषों की तरह स्वतंत्र होकर भ्रमण कर सकती थी। हम्मुराबी ने अपनी विधि संहिता में महिलाओं के अधिकारों का भरपूर ख्याल रखा। अब इन उपलब्धियों को देखने के बाद हम उसका निष्कर्ष निकालेंगे। तो निष्कर्ष में हम पाएंगे कि हम्मुराबी की विधि संहिता एवं उसकी उपलब्धियां प्राचीन कालीन इतिहास में, प्राचीन मेसोपोटामिया के इतिहास में काफी महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। उसने न केवल एक कठिन दौर में शासन की बागडोर संभाली, साथ ही उसने अपने सत्ता का उस कठिन दौर से बाहर निकाला। तत्पश्चात उसने अपने साम्राज्य की सीमा का काफी विस्तार किया। इतने विशाल साम्राज्य के विस्तारित होने के पश्चात उसने उसके कुशल प्रबंधन हेतु एक विस्तृत विधि संहिता का निर्माण भी करवाया। इस विधि संहिता में न केवल शासन बल्कि प्रजा से जुड़े सभी मामलों को उसमें संबंधित करके उसको कलमबद्ध किया गया। इस विधि संहिता में जहां महिलाओं, कृषकों, दासों, व्यापारियों, प्रशासनिक अधिकारियों आदि सभी के हितों का ख्याल रखा गया, साथ ही साथ हम्मुराबी ने यह भी प्रयास किया कि उसकी प्रजा सुखी और समृद्धशाली बने। इस दिशा में भी उसने निरंतर प्रयास किए। मेसोपोटामिया के इतिहास में हम्मुराबी का नाम सदैव उसकी विधि संहिता के लिए याद किया जाता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ईसा पूर्व के उस दौर में इस तरह की विधि संहिता का ख्याल और उसका निर्माण करना कोई सरल कार्य नहीं था, लेकिन हम्मुराबी के निर्देशन में यह संभव हुआ। आज के लिए बस इतना ही।